नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के समय से एक बड़ा पुराना शौक रहा है। जो लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े रहे हैं, भारतीय समाज के विकास के कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं, सामाजिक विस्तार और सामाजिक विकास से जुड़े रहे हैं, सामाजिक समरसता और इस तरह की परियोजनाओं से जुड़े रहे हैं, उनके परिजनों को या उनको सीधे पार्टी से जोड़ने की कोशिश अगर उनकी राजनीति में रुचि हो तो ये काम बीजेपी और जनसंघ के समय से कर रही है और आज भी इस पर चल रही है। बहुत बार सफलता मिलती है, बहुत बार नहीं मिलती है। ज़्यादातर मामला ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कुछ पाने की इच्छा से, कुछ पाने के लिए आते हैं और बहुत जल्दी में रहते हैं। जब पूरा नहीं होता तो उनको छटपटाहट होने लगती है। तो पहली बात जो वो करते हैं वो कहते हैं कि हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से मेल नहीं खाती। भाजपा इंक्लूसिव पार्टी नहीं है, बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इस नारे पर उनकी सरकार पूरी तरह से खरी उतर रही है, इस पर चल रही है। समाज के हर वर्ग को और ख़ास तौर से जो वंचित वर्ग है उसको सरकार की विकास योजनाओं से जोड़ने का काम कर रही है। गरीबी उत्थान का काम कर रही है, गरीबों के उत्थान का काम कर रही है। इस सब के बावजूद सबके अपने अपने जो है लक्ष्य होते हैं। उनके लिए इन सब बातों का मतलब तभी तक है जब उनको कुछ मिल रहा हो। तो उनके मन में बात ये रही कि हमको रहती है कि हमको क्या मिल रहा है, बाकी सबको मिल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। देश में एक नेता हुए हैं जो मेरा मानना है कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता हुए। उन लोकप्रियता के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं है किसी और नेता से। और उनको देखे हुए देश के लोगों को 78 साल से ज़्यादा हो गया है। अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, जिसे 78 साल से देखा नहीं है उसके प्रति आज भी उसी तरह का प्रेम है, लगाव है और उसी तरह का सम्मान है। जी हाँ, आप ठीक समझे, मैं बात कर रहा हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अकेले नेता जो गांधी जी की मर्ज़ी के खिलाफ कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े और जीते, उनके विरोध के बावजूद। ये अलग बात है कि गांधी जी ने उनको काम नहीं करने दिया, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अकेले नेता जिन्होंने बाहर जाकर, देश से बाहर जाकर एक फ़ौज का गठन किया, आज़ाद हिंद फौज, और उसके जरिए ब्रिटिश सेना से लड़े, देश को आज़ाद कराने के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री बने, जिसको कई देशों ने मान्यता दी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो सभी के लिए आदरणीय होने चाहिए, सम्माननीय होने चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टियों के लिए कभी नहीं रहे। आजकल वो चुप रहती हैं, बोलती नहीं हैं, लेकिन एक लंबे समय तक कम्युनिस्ट पार्टी के लोग नेताजी का नाम आने पर उनको तोजो का कुत्ता कहते थे। जापान का जो शासक था तोजो, वो डिक्टेटर था और नेताजी उससे मिलने गए थे, मदद लेने गए थे, इसलिए जो है कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उनको इस तरह से गाली देने का काम करते थे। लेकिन इस देश के लोगों ने कभी नेताजी के सम्मान के साथ समझौता नहीं किया, उन्होंने कभी इसको स्वीकार नहीं किया। तो बीजेपी का ये जो शौक है उसके कारण एक और सज्जन आए पार्टी में, नाम है चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाई के पोते हैं, ग्रैंड नेफ्यू हैं। वो बड़े तामझाम के साथ बीजेपी उनको बड़े गाजे बाजे के साथ पार्टी में लेकर आई। पूरा परिवार विदेश से आया, प्रधानमंत्री से मिला। प्रधानमंत्री ने नेशनल आर्काइव से बहुत से ऐसे दस्तावेज सार्वजनिक कराए जो तब तक गोपनीय थे, बाहर नहीं आए थे। नेताजी से जुड़े दस्तावेज थे। जो उन लोगों की मांग थी उनमें से ज़्यादातर चीज़ें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनको आश्वस्त करने की, उनको ये बताने की नेताजी का कितना सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। इससे पहले इस तरह का व्यवहार नेताजी के परिवार के लोगों से कभी नहीं हुआ था। आज़ादी के बाद आपको मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू की सरकार नेताजी के परिवार की जासूसी कराती थी, उन पर नज़र रखती थी, कोलकाता में भी और बाहर भी, और उनके बारे में सूचना एकत्र करती रहती थी। और बहुत सी बातें हैं जो आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगे और जानते होंगे। उन सब की बात आज नहीं करेंगे, आज बात करेंगे चंद्र बोस की। तो चंद्र बोस को पार्टी में ले आई बीजेपी
तो नेताजी के परिवार से कोई भारतीय जनता पार्टी में आया है, ये भाजपा के लिए सम्मान की बात, पश्चिम बंगाल के लिए सम्मान की बात, ये सब होने के बावजूद ये सब हुआ और उनको पार्टी ने प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का उपाध्यक्ष बना दिया। 2016 में वो पार्टी में आए, 2016 में ही उनको विधानसभा का चुनाव का टिकट दे दिया गया, हार गए। 2020 में पार्टी ने उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया पार्टी का। तो 2016 में वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ लड़े थे, बड़े फैनफेयर के साथ, बड़ा हाई प्रोफाइल चुनाव था, लेकिन हार गए बुरी तरह से। फिर 2019 में साउथ कलकत्ता से फिर टिकट दिया लोकसभा का भारतीय जनता पार्टी ने, फिर हार गए। तो 2021 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया। अब उसके बाद से ये 2 चुनाव हारने के बाद से वो पार्टी में ज़्यादा सक्रिय रहे नहीं, पार्टी के लिए कुछ किया नहीं, पार्टी के जनाधार में कुछ भी जोड़ने में कामयाब नहीं हुए, सफल नहीं हुए। लगातार पार्टी उनसे अपेक्षा करती रही कि नेताजी के नाम पर ही उनको जो अटेंशन मिलती है, जो उनकी तरफ ध्यान खींचता है, वो उसकी वजह से ही उनका कुछ फ़ायदा हो। पार्टी को न जिता पाएँ, कम से कम अपनी सीट जीत जाए, इस तरह का कुछ करें, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं। पिछले कुछ महीने से अचानक उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी इंक्लूसिव पार्टी नहीं है, उसको मुसलमानों का वोट हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये उनका शिफ्ट जो है वो सीए के समय से शुरू हो गया था, जब नागरिकता कानून पर उन्होंने पार्टी और केंद्र सरकार के खिलाफ स्टैंड लिया। उन्होंने इसकी आलोचना की कि ये नहीं होना चाहिए था, बिना समझे अनपढ़ों जैसी बात, जिस कानून से भारत के एक भी मुसलमान का कोई नुकसान नहीं होने वाला था, कोई अहित नहीं होने वाला था, उस कानून का उन्होंने विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए आगे बने रहना मुश्किल होगा, क्योंकि आप पार्टी में हैं, किसी भी संगठन में हैं, तो परफॉर्म करना पड़ता है। और पार्टियां ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक ही सिद्धांत मानती हैं, परफॉर्म और पेरिश। तो जब परफॉर्मेंस का दबाव बढ़ने लगता है, तब बहाने खोजने लगते हैं लोग। चंद्र बोस भी बहाने खोजने लगे, तो उनको बीजेपी की आइडियोलॉजी में कमी नज़र आने लगी। उनको लगने लगा कि उनकी आइडियोलॉजी और बीजेपी की आइडियोलॉजी में कोई मेल नहीं है। भाई, जब आपने पार्टी ज्वाइन की थी, जब आपको पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया था, जब आपको पार्टी का चुनाव लड़ने का टिकट दिया गया था, तब आपको पार्टी की आइडियोलॉजी के बारे में नहीं मालूम था। बीजेपी ने तो अपनी आइडियोलॉजी बदली नहीं इतने सालों में, तो पूरी दुनिया जानती है बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है। ये सब जानते हुए आप पार्टी के अंदर आए, और उसके बाद जो है आप प्रधानमंत्री की प्रशंसा, बंगाल यूनिट की, भाजपा के दूसरे नेताओं की प्रशंसा, ये सब करते रहे, चुनाव लड़े, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगा, लेकिन तब आपको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की याद नहीं आई कि वो इंक्लूसिव नहीं है। फिर पिछले कुछ महीनों से, अभी जुलाई से, उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तारीफ़ करना शुरू कर दिया। तो उससे पार्टी को समझ में आने लगा कि इनका रुख किधर का है, किधर जाने वाले हैं। तो ये माना जा रहा है कि उनकी कुछ न कुछ बात ममता बनर्जी से हो चुकी है, और बहुत जल्दी ही वो टीएमसी में जा सकते हैं। उन्होंने 2 दिन पहले पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। 2020 में उन्हें पार्टी के उपाध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया था। पार्टी ने देखा कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं और इनमें कुछ कर पाने की क्षमता भी नहीं है, तो उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। तो उन्होंने अब पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी है, जिसमें इन बातों का जिक्र किया है कि मेरे पास पश्चिम बंगाल में भाजपा को खड़ा करने का एक ब्लूप्रिंट था, वो मैंने दिया था, उसके आधार पर पार्टी चली नहीं। सवाल ये है कि भाई आप हैं कौन? नेताजी के परिवार से आते हैं, इसके अलावा आपकी कोई योग्यता नहीं है, आपका कोई सामाजिक कार्य में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, राजनीतिक कार्य में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप किसी पार्टी के संगठन में कभी रहे नहीं, संगठन चलाया नहीं, सीधे आपको प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया गया, 2 बार टिकट दे दिया गया, विधानसभा का भी, लोकसभा का भी। और उस पार्टी के लिए आप कह रहे हैं कि ब्लूप्रिंट दिया था, जिसने 2016 में, जिसकी विधानसभा में 3 सीटें आई थी और 2018 लोकसभा में 18 सीटें जीती, और 3 सीटों से विधानसभा में 2021 के विधानसभा चुनाव में 75 सीटें जीती।
उसके बारे में कह रहे हैं कि हमारा ब्लूप्रिंट। भाई आपका ब्लूप्रिंट था तो कम से कम उसे अपने चुनाव क्षेत्र में लागू कर लेते, अपनी सीट जीत जाते, वो भी नहीं हुआ। तो ये पार्टी छोड़ने के बहाने होते हैं। जब पार्टी छोड़ना होता है तो उसकी आइडियोलॉजी ख़राब हो जाती है, जब पार्टी ज्वाइन करना होता है तो उससे बेहतर किसी और की आइडियोलॉजी होती नहीं है। तो ये राजनीति में ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन इतने बड़े नेता, इतने बड़ी शख्सियत के परिवार के व्यक्ति से इस तरह की छोटी बातों की उम्मीद नहीं की जाती। वो सीधे सीधे कहते कि भाई अब मुझे भाजपा में अपना भविष्य नहीं दिख रहा है, मैं कोई नया रास्ता तलाश करना चाहता हूं और अब भारतीय जनता पार्टी से विदा ले रहा हूं। किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन पार्टी छोड़ने से पहले पार्टी को गाली देना क्यों ज़रूरी है? उस पार्टी को जिसने आपको सब कुछ दिया। आज आपकी जो भी राजनीतिक पहचान है, छोटी बड़ी, वो सब भारतीय जनता पार्टी के कारण है। आप जब चाहते थे तब प्रधानमंत्री से मिल सकते थे, इसके बावजूद आप पार्टी के बारे में इस तरह की राय रखते हैं। और इस तरह की राय थी तो भाई आप पार्टी के उपाध्यक्ष क्यों बने, पार्टी में शामिल क्यों हुए, पार्टी का टिकट क्यों लिया? ये सारे सवालों के जवाब आपको देना चाहिए कि क्यों पार्टी ने जो है आपके पार्टी ज्वाइन करने के बाद तो अपनी आइडियोलॉजी बदली नहीं, कि जब मैंने ज्वाइन किया था तब दूसरी थी विचारधारा इनकी और उसके बाद इन्होंने विचारधारा बदल ली तो इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं। जो विचारधारा थी आपके पार्टी ज्वाइन करते समय वही अब भी है, वही भाजपा है, वही उसके काम करने का तरीका है। उसी तरीके से वो 2 से 18 लोकसभा सीटें और 3 से 75 विधानसभा सीटों पर पहुंची। तो बीजेपी को आपके ब्लूप्रिंट की ज़रूरत नहीं है। अब आप कैसे बताएंगे बीजेपी को कि कैसे पार्टी चलानी चाहिए, कैसे चुनाव लड़ना चाहिए? ना आपको संगठन कोई चलाने का अनुभव है, न चुनाव लड़ने का, न लड़ाने का। तो ऐसे में मलाई की चाह में लोग आते हैं। जब मलाई जो है उनके मन मुताबिक नहीं मिलती है, उनके मन मुताबिक नहीं मिलती और दबाव बढ़ने लगता है, भाई कुछ करके दिखाइए, तब भागने के लिए ये पतली गली का रास्ता खोजते हैं। वही चंद्र बोस ने किया है। उन्होंने एक तरह से नेताजी के परिवार के नाम पर धब्बा लगाया है। वो राजनीति छोड़ देते, वो टीएमसी में चले जाते, किसी को कोई एतराज़ नहीं था। ये बोलते कि अब मैं बीजेपी के साथ नहीं रहूँगा, किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन जिस तरह की बातें बोलकर जा रहे हैं उससे पता चलता है कि कितने छिछले व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं चंद्र बोस। बीजेपी के लिए भी सबक है कि ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल करने से पहले सोचना चाहिए। ये जब आते हैं तो कुछ लेकर नहीं आते हैं, जब जाते हैं तो पार्टी को बदनाम करके जाते हैं। तो इसलिए बीजेपी को भी इससे सबक लेना चाहिए कि ऐसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।